सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया है। सिर्फ आज की डेट ये रखी गई थी कि इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियों का एक दे दी जाएगी फहरिस्त, और उसके बाद 2 महीने उसके उज़रदारियाँ, उस पर एतराज़ात, और उसके बाद नवंबर के आखिर में बाकायदा ऐलान हो जाएगा नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक। हल्के बढ़ाए तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हल्का बंदियों में तब्दीली ज़रूर की जा रही है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो वक्त है उसके लिए ये खासा वक्त होगा? और जो एक टेंटेटिव डेट दी गई थी और वो थी जनवरी के आखिरी वीक में, जिसे अमूमी तौर पर कहा जा रहा है कि 28 जनवरी, क्योंकि इतवार का दिन है, तो उस दिन इलेक्शन हो सकते हैं। क्या ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन हैं? और दूसरा, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक पोलिंग स्कीम तैयार की है, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में ब्रीफिंग में बताया भी है कि कितने हलकों में सूबाई और कौमी असम्बली के हलके हैं जहाँ पे होगा, और हसास पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी मामलात हैं। इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल है वो वाकई वैसा ही है जैसा माजी में इलेक्शन हो रहे थे, और जो हल्का बंदियों के मामलात हैं वो क्या इस तरह आसान हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक इदारा फैफन के नाम से है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उनके नुमाइंदे इस वक्त स्पोक्स पर्सन सलाहुद्दीन सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब आपके वक्त का। नंबर 1, जो इस वक्त स्पीड इलेक्शन कमीशन की जारी है, जो उन्होंने खासतौर पर एक शेड्यूल दिया है हल्का बंदियों से मुतालिक, और फिर एक टेंटेटिव सा एक ऐलान किया है, तो क्या ये मुमकिनात पे है कि ये सारी चीज़ें इन डेट्स में, इन महीनों में मुमकिन हो जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल बुलाने के लिए। जहाँ तक इलेक्शन की तारीख का सवाल है, तो इलेक्शन की तारीख तो अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। तो मुमकिन तौर पे उन्होंने एक टेंटेटिव विंडो बताई है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं, लेकिन ये विंडो भी मेरा मफरूज़ा ये है कि शायद चेंज हो जाए। डिलिमिटेशन की एक रिपोर्ट आज आ जाएगी, इब्तदाई तजावीज़ जो हैं वो आज शाम तक शायद इलेक्शन कमीशन शाया कर दे, तो उसके पास 30 दिन का वक्त है जो इलेक्शन कमीशन को देना है वोटर्स को, ताकि वो एतराज़ात अगर कोई हों उनके दायर कर सकें इन हल्का बंदियों के ऊपर। इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने के ये 30 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन का वक्त होगा कि वो उन 30 दिन के अंदर वो दायर शुदा एतराज़ात को निपटाए, और उसके बाद हतमी जो हल्का बंदियाँ हैं वो फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद फिर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। इलेक्शन का प्रोसेस जिसमें नामजदगी शामिल है उम्मीदवारों की, उसके बाद जो है स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद जो है कैंपेन होगी, और कैंपेन के बाद फिर इलेक्शन डे आएगा। तो ये सारी जो टाइमलाइन है, एक ख्याल ये है, एक मफरूज़ा ये है कि शायद अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात जो है वो जल्द निपटा लेता है, बजाय 30 दिन देने के वो 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर काम कर लेता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास 1-1.5 हफ्ते का मजीद वक्त निकल सकता है, जो वो इलेक्शन की तारीख को मजीद पीछे भी ला सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो टाइमलाइन है वो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने बताई है कि जनवरी के आखिर तक वो इलेक्शन मुनक्किद कराने का इरादा रखते हैं। तो ये इस विंडो के अंदर, इस टाइमलाइन के अंदर ये काम हो रहे होंगे, और इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन जो भी डेवलपमेंट्स हों उनको टाइमली जो है वो शेयर करता रहे, ताकि उसके ऊपर स्पेकुलेशंस का, एतराज़ात का, शुकूक व शुबहात का इम्कान जो है वो कम से कम होता रहे। और शफाफियत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर महफूज हो पाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो है, ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो सदर ममलिकत ने इधर डेट वारल, वो तो अब इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा, लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सलाहुद्दीन साहब, क्या उसके बाद इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहुत ज़्यादा हो गए? डेट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियाँ इस वक्त हैं, क्या उनमें भी कोई इजाफा हुआ है? वो क्या तब्दीली है जिसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन चल रहा है? जिम्मेदारियों में तो एक ही बुनियादी फ़र्क आया कि इलेक्शन के दिन का तयन जो पहले सदर ममलिकत ने करना था वो भी अब इलेक्शन कमीशन खुद ही करेगा। पहले जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है वो ये कहता था कि सदर ममलिकत एक दिन मुकर्रर करेंगे, फिर उस दिन के 4 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो देगा कि इस दिन से पहले जो है जो काम होने हैं, यानी उम्मीदवारों की नामजदगी, स्क्रूटनी वगैरह, वो इन तारीखों को होगी। अब वो दिन भी सदर ममलिकत की
बजाय इलेक्शन कमीशन खुद ही मुकर्रर कर रहा होगा, तो उसी दिन के साथ ही वो इलेक्शन का शेड्यूल भी जो है वो जारी कर सकता है। सही। अच्छा, इसके अलावा दीगर इलेक्शन कमीशन के जी इलेक्शन कमीशन के दीगर अमूर ज़्यादातर उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। ये एक बुनियादी चीज़ थी जिसको तब्दील किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगा, पिछली बार इलेक्शन के हवाले से आरटीएस के बैठने के, आरटीएस के इलेक्शन, उससे पहले आरओस के इलेक्शन, ये सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ था। आप लोगों की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वो एतराज़ात नहीं थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या अब इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोई चीज़ भी तैयार कर रहा है? आप लोगों ने कोई इस चीज़ पे बारे में पूछा है कि कम से कम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, ऐसी चीज़ हो कि जिस पर कम से कम एतराज़ हो, जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच पाएँ आरओस के ज़रिए या प्रिजाइडिंग अफसरान के ज़रिए आरओस के पास, और आरओस से फिर इलेक्शन कमीशन के पास? कोई ऐसी चीज़ भी अब की बार कुछ नया तैयार हो रहा है? जी, इसमें एक इलेक्शन के सारे प्रोसेस के अंदर जो रिजल्ट्स मैनेजमेंट है वो एक खासा अहम नुक्ता होता है, क्योंकि रिजल्ट्स की मैनेजमेंट जितनी शफाफ और जितने मौसर और जितने बर वक्त हो पाएगी, उतना ही इलेक्शन के नताइज के ऊपर सवाल ज़्यादा उठेंगे या कम उठेंगे। इस बात का इन्हिसार इसी बात पे होता है कि रिजल्ट्स कितने बेहतर तौर पे मैनेज किए जाते हैं। तो माजी के अंदर दो सिस्टम इन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक को रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कहा और एक को रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का काम ये था कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके ज़रिए से जो अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जिन्हें फॉर्म 45 कहा जाता है, वो फॉर्म 45 आरओस को भिजवा देंगे, और फिर आरओस जो है उन नताइज को अपने एक रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो आरओ के ऑफिस के अंदर उसके डेस्कटॉप पे, उसके लैपटॉप्स के पर एक उसके अंदर उसकी रिजल्ट्स की एंट्री करेंगे, जिससे जो है वो हल्के के नतायज जो हैं वो शाया किए जा सकेंगे। तो ये इस सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ये फिलहाल ये क्लेम कर रहा है कि वो इसको मजीद एम्बिशियस बना रहा है। कल जो उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर को ब्रीफिंग दी है, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि रिजल्ट कंपाइलेशन सिस्टम के जरिए से वो 10 बजे तक उनका कह रहे हैं कि हमारा हदफ है कि ज्यादातर नताइज जो है उनको मुरतब किया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली एक एम्बिशियस डेडलाइन है। अगर 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, उसके बाद खत्म होता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद जो है वोटरों को वोट डालने की इजाजत दी जाती है, पोलिंग का अमल खत्म होते होते 6 साढ़े 6 का वक्त जो है वो लंबा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपके जो बात है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि जितनी भी उस पर उज़रदारियों के मामलात, एतराज़ात के मामलात अगर वो पीछे हो जाएं, तो ये डेट आगे पीछे भी इलेक्शन कमीशन के पास वक्त होगा कि वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन सफदर साहब, स्पोक्स पर्सन फाफन हमारे साथ। और अब हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की। एक तो वापसी है, दूसरा इस वक्त इलेक्शन के मामलात, तीसरा एक नई जमात की जो तैयारी हो रही है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के भी लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वो लोग जो बड़े एक्टिव मेंबर जो हैं वो रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ताहिरा औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमाएँ, और शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन हैं। शौकत पराचा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ताहिरा औरंगजेब साहिबा से सबसे पहले तो सवाल कर लेते हैं। ताहिरा साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का पूरा प्लान अब तो फाइनल हो गया, डेट भी हो गई है, लेकिन मियां साहब की एक तरफ जब टिकट होल्डर से वो बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने साबिक जर्नैलों के हवाले से, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, मौजूदा एक जस्टिस साहब के हवाले से कहा कि एहतसाब होगा। उसके बाद आपकी जमात के लोगों ने कहा कि नहीं, 9 मई से मामलात हैं, वो उनके बात नहीं है एहतसाब की। तो बयानिया एक पहले बन रहा था और अब वो बयानिया रुक गया है। मुस्लिम नून किस बयानिया के साथ आ रही है अब की बार इलेक्शन में, और मियाँ साहब किस बयानिया के साथ तशरीफ ला रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह बता दिया कि मेरा इलेक्शन में ये बयानिया होगा और अपने बयानिया पे कायम रहा, मेरी खबर के मुताबिक। और जो बयानिया मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के बाद इलेक्शन कैंपेन के लिए बनाएंगे, पूरी पार्टी उसी को फॉलो करेगी और हम उसी के साथ इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद जो वो अपना जलसा मीनार पाकिस्तान में हमने उनका इस्तकबालिया रखा है, इंशाअल्लाह ताला उसमें वो खिताब भी फरमाए और अपना पूरा लाया अमल भी बताए, उसके बाद कोई पोजीशन बाज़िया हो इंशाअल्लाह। सही। तो ताहिरा औरंगजेब साहबा, 2017 के वो किरदार जिनकी मियाँ साहब बात करते आए हैं, क्या आप समझते कि उनके खिलाफ फिर
होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके बारे में मियाँ साहब कहते हैं कि हस्ता बस्ता पाकिस्तान उनकी वजह से हुआ है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के कोई साबिक जर्नैल हों या वो अदालतों में बैठे हुए जस्टिस साहिबान हों। देखिए, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये बात अपनी जात के हवाले से की है कि मेरा एहतसाब अगर 1 मिनट में हो सकता है तो बाकी लोगों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। अगर मुझसे केसेस बन सकते हैं तो जिन लोगों ने 2017 की गवर्नमेंट को लक्ष्य खत्म करके और एक झूठा केस बना के मियाँ साहब को नाअहल करके उनकी गवर्नमेंट को खत्म किया, उनका इस्तीफा दिया, तो वो जो लोग समझते हैं कि उस वक्त इस काम में कारफरमा थे, तो उन लोगों को कहते हैं उनने भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया गए। अगर सियासतदानों पर केस बन सकते हैं तो बाकियों पर क्यों नहीं। तो फिर मियाँ साहब बनाएंगे अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। उन्होंने तो एक लाइन दी है कि अगर हम कानून को फॉलो कर सकते हैं, गिरफ्तारियां दे सकते हैं, डेथ सेल में रह सकते हैं, बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आगे बेटी को लेकर जेल जा सकते हैं, और बेटी की मुलाकात जब कोर्ट लखपत जेल हो रही थी उनकी आंखों के सामने पुलिस मरियम नवाज को गिरफ्तार करके ले गई और जेल में डाल दिया। ये तमाम काम अगर सियासतदानों के साथ हो सकते हैं तो वो लोग जो बाकी कामों में मुलव्वस हैं, हाँ वो 9 मई का वाकया है, जो कोई भी नाइंसाफी का मामला है, तो उन पर भी केसेस बन सकते हैं, कानून उन्हें भी गिरफ्त में ला सकता है। बिल्कुल ही हो, लेकिन केस बनाना बहरहाल हुकूमत जब आती है तो बनाना तो उन्होंने होता है। शौकत बराचा साहब, मियाँ साहब का बड़ा एग्रेसिवली वो बयान था, लग रहा था कि ये एक नया बयानिया है जिस बयानिए के तहत हो गए, लेकिन कल आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुस्लिम नून के लोगों की भी गुफ्तगू सुन ली, ख़ासतौर पर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो खुपुरा से जो हैं वो बड़े करीब भी समझे जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा नहीं 9 मई से जो है वो मामलात हैं। तो मियाँ साहब इतना एग्रेसिवली जो बयानिया बना रहे थे, क्या उस बयानिए के तहत मियाँ साहब की वापसी और इलेक्शन चल सकता है? आपका तज्जिया क्या कहता है सर? बहुत शुक्रिया। अभी तो मुस्लिम लीग अपने बयानिए बनाने के चक्कर में है। अभी मैं कहूं कि ये उनका पर्सपेक्टिव होगा, इलेक्शन नैरेटिव होगा। अब मियाँ साहब ने एक बात की, फिर मियाँ शहबाज शरीफ तो जाने पहचाने हैं कि वो इस तरह के सोच को लेकर नहीं चलते, और बाकी लोग जो मॉडरेट पॉलिसी के हामी हैं, तो ये मेरा ख्याल है इस पार्टी के अंदर अभी इंटरेक्शन जारी है। अभी इस पार्टी के अंदर एक डिस्कशन जारी है कि हमने लोगों से बात क्या करनी है। मसलन ये 9 मई की बात है कि अब ये नुक्ता नज़र आ गया कि जब हम इलेक्शन के लिए जाएंगे तो हम बताएंगे कि 9 मई को एक सियासी जमात ने, पीटीआई ने, पीटीआई के लीडर्स ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने पाक फौज पे हमला किया था, पाक फौज की तनसीबात पे हमला किया था, कोर कमांडर घर को जलाया था, शोधा की यादगारों की बेहरमती की थी। फिर एक नुक्ता नज़र और भी सामने आता है, वो कहते हैं कि हम 2017 से पहले का पर्सपेक्टिव बताएंगे कि जब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश की गई तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या था, पाकिस्तान के अंदर बकौल इन लोगों के अंधेरे ख़त्म हो रहे थे, गैस की शॉर्टेज ख़त्म हो रही थी, सी पैक के जरिए 35-40 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो रही थी, जिससे वो रोज़गार फैल रहा था। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ इन बातों को भूल नहीं सकते। वो तकरीरों में अगर नहीं बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बात रहेगी। मत भूलिए कि इनकी पार्टी के अंदर उस वक्त भी कुछ रिजर्वेशन थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 मत लगाया जाए, क्योंकि इससे फिर मसाइल फिर मसाइल बनेंगे। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब ने फिर, आपको याद है, एक दिन असेंबली में आके तकरीर की और आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया। तो मियाँ साहब के अपने अगर सोच पे जाएं तो मियाँ साहब कभी भी नहीं बोल सकते कि उनकी 93 में हुकूमत गिराई गई, फिर 99 में उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर 2017-18 में जो कुछ हुआ, बल्कि 2014 से शुरू हो गया था वो सारा जो प्रोसेस था वो कल्मिनेट हुआ 2017 में आकर। लेकिन पार्टी मेरा ख्याल है जैसे मियाँ जावेद लतीफ़ अगर ये बात कर सकते हैं जो हॉक समझे जाते हैं, तो कुछ मुझे लग रहा है कि रेस्ट्रेंट नजर आ रहा है पीएमएलएन में।
तो दूसरी जानिब ये आप बात करें कि 2017 के, लेकिन सर 16 महीने की हुकूमत भी तो पराचा साहब मियां शहबाज शरीफ साहब की रही है, और उस 16 महीनों में एक आम आदमी के लिए तो चीज़ें आसान नहीं हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो ये भी तो फिर सवाल एक खड़ा होगा मुस्लिम नून की हुकूमत के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, जब वो वापस आएंगे कि जनाब ये हालत महंगाई की, आम आदमी तो लंबे चौड़े गोरख धंधों में या हिसाब किताब में नहीं फंस रहा, वो तो सिर्फ 16 महीनों का हिसाब जब लेगा तो खासा मुश्किल नहीं हो जाएगा नून लीग के लिए? एक्चुअली अभी जो बार बार ये बात कर रही है नून लीग, उससे लगता ये है कि नून लीग 16 महीने की अपनी गवर्नेंस पे बैक फुट पे है, डिफेंसिव है। वो बार बार क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, कि हमें मालूम था कि पीटीआई ने जो नुकसान पहुंचाया है, ख़ास तौर पर IMF के साथ मुआहदा करके, फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके, उसको चीट करके रादर, तो वो जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था हमने उससे बचाया। ऐसे बयानात से तो साफ जाहिर है कि उनको मालूम है 16 महीने की हुकूमत पर सवालात आएंगे। बट एट द पैरेलल आप और मैं बात कर रहे हैं, ये सारा दिन हम बात करते हैं, जो 3.5 साल की पीटीआई की हुकूमत थी उसमें तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। यानी आज भी मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि 9 मई पे हम सवाल करेंगे। तो 3.5 साल की जो गवर्नेंस थी उस पे ना तो पब्लिक डिबेट हो रही है, ना पीटीआई के मुखालिफिन उसके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डाउन स्लाइड मुल्क की शुरू हुई, इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ, कट्टे पाल कर, कभी अंडे पाल कर, कभी मुर्गियां पालने की बातें कर गई। तो लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर पार्टी ऑब्वियसली और नेचुरली अपना प्लस पर्सपेक्टिव बताएगी। अपने मुंह से कभी कोई पार्टी ये नहीं कहेगी, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो कोई और जमात हो, वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि यहाँ हमसे गलतियां हुई, यहाँ हमने कमज़ोर परफॉर्मेंस दी। पार्टी के अंदर, पार्टियों के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर लें तो कहा जाता है कि वो तो नून लीग छोड़ रहे हैं या नून लीग के पैरेलल कोई सियासी जमात बना रहे हैं। जब पार्टियां अपने अंदर कैथारसिस करेंगी, पार्टियां रिट्रोस्पेक्शन करेंगी, मेरा ख्याल है फिर पार्टी के अंदर भी एक हेल्दी डेवलपमेंट्स होंगी और हम जैसे लोगों में, जनरल पब्लिक में भी एक हेल्दी इंप्रेशन जाएगा। यहाँ हमारे एक बड़ी अच्छी आप जो सजेशन दे रहे हैं कि काश ऐसे सियासी जमातों के अंदर इस तरह की हेल्दी डिस्कशन हो, लेकिन बहरहाल वहाँ फैसले कुछ और तरह से होते हैं, हमने भी माजी में देखा है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जैसे में सवाल था कि आपकी हुकूमत जो है वो 16 महीने रही, अब उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शायद इस इलेक्शन में कहाँ हो, कैसे नहीं हो, वो तो एक मामला है, उन्होंने तो 3.5 साल जो किया, लेकिन आप ही की हुकूमत, अब इसका भी जवाब होगा। एक तरफ आप 13 से 18 तक की हुकूमत की बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो भी पेश करेंगे, लेकिन हालिया लोगों का भी ये सवाल होगा, लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है जब उनको बताना पड़ता है कि ये है, लेकिन वो जो इब्तदा में हुआ होता है वो भूल जाते हैं, जो इंतहा पे है उसको याद रखते हैं। तो ये भी तो एक चैलेंज है आपके लिए इलेक्शन की मुहिम में। पहली बात तो ये है कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त से हमारे पास जो रेट है, हम अपने वोटर्स के पास वो लिस्ट लेके जाएंगे। आटा, चीनी, चावल, घी, दालें, गैस, बिजली का निर्ख क्या था, और पेट्रोल भी। और आज जो महंगाई का तूफान है उसकी भी वजह बताएंगे। 3.5 साल में जो कुछ गवर्नमेंट ने किया, हमने सिर्फ इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जिस दहाने पर वो छोड़ के गए थे, माशी तबाही, बेरोजगारी, उनका बयानिया था हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे। कहाँ गया वो बयानिया, कहाँ गए उनके वो नजरियात? एक घर वो किसी गरीब को बना के नहीं दे सके और एक नौकरी वो नहीं दे के गए। अब मसला ये है कि CPAC का उस वक्त मियां साहब की हुकूमत में काम शुरू हुआ, इन्होंने आके वो खत्म करवा दिया। IMF के पास जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट की हालत में था तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिद जमात है, और आपको पता है खालिद जमात जो होती है वो एक माँ का दर्जा रखती है। जब हमने पाकिस्तान को देखा कि ये हालत इन्होंने कर दी है और जख्मी हालत में एक चौराहे पे पड़ा है पाकिस्तान, तो हमने कहा हम सियासत नहीं करनी, हमें रियासत को बचाना है, हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है। उस वक्त हमने और कुछ नहीं सोचा और तरीके अदम एतमाद जाए, और बार बार वो भी ये हमें चैलेंज करते थे
इनके पास तो बंदे ही नहीं, इनके पास तो मेंबर ही नहीं, इनके पास तो वोट ही नहीं, ये तो खाली बढ़के हैं। हमें फिर अमलन वो काम करना पड़ा जिस पर ये हमें उकसाते थे असेंबली के फ्लोर पे। इनके मिनिस्टर खड़े होकर कहते थे इनके पास तो लोग ही नहीं है कि कहाँ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। लेकिन ताहिरा औरंगजेब साहबा, ये भी तो अब डिफॉल्ट से बचाने के साथ साथ एक आम आदमी भी तो डिफॉल्ट का शिकार हो गया ना। अब 325 तक पेट्रोल बढ़ गया, 300 तक डॉलर चला गया, चीनी आटे की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, बिजली के बिल जिस तरह बढ़े हैं, तो ये भी तो एक आम आदमी, आप वोट मांगने कोई जमात हो जो 3.5 साल हुकूमत में रही है पीटीआई, या आप रहे हैं 1.5 साल, तो आगे आप जाएं, वो आगे बिजली के बिल लेके खड़ा हो, तो फिर जवाब तो सियासतदानों ने देना है कि हुकूमतों में रहे। लेकिन उन्हें ये एतमाद हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, अब वो इस माशी बहरान से पाकिस्तान को निकाल के दम लेंगे। लोग हमसे पहले भी एतमाद करते थे, अब भी इलेक्शन में एतमाद करेंगे। हम उन्हें तमाम वजूहात इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर जगह, हर कूचा, हर गली, हर जगह पे बताएंगे इंशाअल्लाह। सही, चलें। अब ताहिरा औरंगजेब साहब, कानून के मुताबिक वो कह रहे हैं जी कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ भी, तो क्या मियाँ साहब की कोई गिरफ्तारी के तो नहीं चांसेस हो जाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो एक मुजरिम की हैसियत से गए थे और वापस भी मुजरिम, क्योंकि वो मुलजिम नहीं है। वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की है लंदन में। देखिए, उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की अदालतों ने, उस वक्त की मेडिकल बोर्ड ने उनको इजाजत दी जाने की और वो गए। अब बात ये है कि मियां साहब आएंगे, उनकी कबल जब गिरफ्तारी हो सकती है, कानून का सामना वो करेंगे। ना कभी पहले कानून से भागे हैं, ना अब भागेंगे। मियां नवाज ने इसकी पूरी टीम में आप देखें, जिन पे झूठे केसेस भी थे, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, हमजा शहबाज है, जावेद लतीफ हैं, बरजीत ताहिर हैं, ये कोई लोग किसी सब अब देखते हैं कि मियां साहब के हवाले से जो है वो चीज़ें क्या होती है। मैं बहुत करूँगा ताहिरा औरंगजेब साहब आपका, और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पराचा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। और अब हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में कुछ इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से। एक खबर जो आपको मुसलसल नज़र आ रही है वो है पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी, और डॉलर जो एक तेज़ी के साथ आगे गया है वो उसी अब तेज़ी के साथ वापस भी आ रहा है। और इसके क्या असरात पाकिस्तान में, और जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो गैर मुल्की फ़ाइनेंसिंग के हवाले से वो बात हो रही है। फिर जो यहाँ पर ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बनाई जा रही हैं, उस पर हम बात करेंगे कि ये अब कितनी लॉन्ग टर्म है, किस तरह से इन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, उसके असरात कब और कैसे आम आदमी तक पहुँच सकते हैं, और जो ख़ास तौर पर जो डॉलर से ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इम्पोर्ट यानी कि ऑयल इम्पोर्ट है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है अगले आने वाले वक्त में, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में खासी बढ़ी हैं पिछले दिनों में। अब उसमें क्या कोई कमी वाक़ हो सकती है, आज इस पर भी जानेंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो ये कहा गया रिपोर्ट एक है कि जुलाई से अगस्त गैर मुल्की फ़ाइनेंसिंग 5 अरब 41 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। ये 2 माह के अंदर पाकिस्तान को गैर मुल्की फ़ाइनेंसिंग के मद में रवा माली साल के इब्तदाई 2 महीनों में यानी कि जुलाई और अगस्त के दौरान 6 गुना इजाफे के बाद 5 अरब 41 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे में 43 करोड़ और 90 लाख डॉलर रही थी। अब ये मामला। अच्छा, इसके बाद हम बात इस वक्त करेंगे एक जो की जा रही है, और वो है पाकिस्तान का अब वर्ल्ड कप में शिरकत। पाकिस्तानी टीम तो रवाना हो गई है और अब वो पहुंच जाएगी इंडिया भी, और उसके बाद पाकिस्तान का पहला मैच भी है 28 को। क्या तैयारियां हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से, और क्या जो वीज़ाज़ का एक मामला है कि पाकिस्तानी शायकीन के हवाले से बताया जा रहा था कि सिर्फ 250 के करीब लोगों को वो वीज़ा दिए जा रहे हैं। हम बात करेंगे। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि एशिया कप की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद जब टीम सेलेक्ट हुई है और अब टीम जब गई है, बहुत ज़्यादा तनकीद सोशल मीडिया पर की जा रही थी। टीम का मोराल कैसा था जब वो गए हैं? आपकी भी बात हुई होगी, क्या सोचा जा रहा है? कप्तान ने बड़ी एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जाने से पहले। देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए,
तो वो उसमें काफी मुतमईन दिखाई दिए, सेटिस्फाइड थे जो पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट किया है। उनको मैंने ही सवाल किया था कि ये एशिया कप में सारे प्लेयर आपके नाकाम हुए हैं, उसके बावजूद आप इसी टीम को क्यों लेके जा रहे हैं? तो बाबर का कहना था क्योंकि 2-3 साल से इसी टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी और इसमें 7-8 ऐसे प्लेयर हैं जो 2019 का वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस को तरजीह दी। और फिर ये भी सच है कि हमारे बेंच के ऊपर ऐसे कोई बड़े नाम नहीं बैठे हुए थे। अगर मैं आप तलाश करना शुरू कर दें तो कोई बड़े नाम हमें ऐसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से या डोमेस्टिक सीजन से या PSL से कोई बाहर बैठे हुए दिखाई नहीं देते हैं। इमाद का जरूर नाम डिस्कस हुआ, सरफराज का सिलेक्शन कमेटी में जरूर नाम डिस्कस हुआ, मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पर डिस्कस हुए क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस नहीं ली हुई है। तो बाबर यही कहते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनको वो लेके जा रहे हैं। और उनको एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप अपने इस स्क्वाड को जो कि एशिया कप का फाइनल नहीं खेल सका, क्या आप सेमीफाइनल में देखते हैं टॉप 4 टीमों में? तो बाबर मुस्कुरा दिए उस पे और कहा आप तो बहुत नीचे ले आए हमें, मैं अपनी टीम को टॉप 4 में नहीं, मैं अपनी टीम को फाइनलिस्ट देख रहा हूँ। तो बाबर इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ लाहौर से रवाना हुए हैं। तो ये तो चलें बड़ा अच्छा है कि अपनी टीम का अगर कप्तान जो है वो इस तरह कॉन्फिडेंस में जा रहा है। लेकिन कंडीशंस के हवाले से जब ये बात हो रही है कि हमने इंडिया की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखी है, वो तो एक बिल्कुल वन साइडेड मैचेस लग रहे थे। तो पाकिस्तानी टीम का अब न्यूजीलैंड के सामना है, पहला वार्म अप मैच में टीम बिल्कुल एज पे जाके पहुंचेगी और फिर अगले दिन मैच है। तो पाकिस्तान टीम का जो मैचेस की इब्तिदा है वो तो चलें कदरे कमज़ोर टीमों के साथ है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो वाकई उस तरह कारगर होगा? देखिए, कप्तान ने कल ये बताया है, मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे के गए हैं कि जो वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑफिशियल जो मैच है पहला, वहां पे जो स्क्वाड उतारना है उसी कॉम्बिनेशन को वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैचेस के अंदर ट्राई करेंगे। लेकिन एक चीज जो अच्छी की है, क्योंकि इंडिया की विकेटें या तो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती हैं या स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए इतना कारामद नहीं होती हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की कि अपने 2 टेस्ट स्पेशलिस्ट जो बल्लेबाज थे, जिनका टेम्परामेंट भी है, जो कि विकेट पे खड़े भी रहते हैं और स्पिन को भी टैकल करते हैं, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, इनको स्क्वाड के अंदर ऐड किया है। फखर जमान इस टीम के साथ जरूर है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है, एक 190 की भी इनिंग्स खेली हुई है, तो उसका एतमाद थोड़ा सा शेक हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि फखर कैसे कम बैक करते हैं। कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास वही मिडिल ओवर्स के अंदर, जब हमारे फास्ट बॉलर्स अपने 15 ओवर करवा लेते हैं, तो मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स के ऊपर बाबर जाते हैं तो फिर स्कोर ही नहीं रुकता, ना कोई विकेट आता है। अब उसामा मीर जो है उनको तरजीह दी गई है इब्रार अहमद के ऊपर। पहले ये सुनने में आ रहा था कि इब्रार शायद आ जाएंगे, मिस्ट्री स्पिनर है। अब उसामा है, अगर उसामा को रेगुलर मैदान में उतारते हैं बाबर तो उसका फायदा होगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि पिछले 3-4 महीने से जब नजम सेठी चेयरमैन एंड मैनेजमेंट कमेटी थे, तो मिक्की ऑर्थर को जब हायर किया गया था, तब से इंडिया के तमाम जो 5 वेन्यूज हैं जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेले हैं, उन सब के ऊपर वर्किंग की जा रही थी। और इस हद तक काम किया गया कि अगर सेकंड इनिंग्स आती है तो हवा उस वक्त कैसी चल रही होगी, विंड कैसी होगी, कौन से एंड के ऊपर क्या बॉलर लगाया जाए, तो उसी को देखते हुए उसामा टॉल स्पिनर हैं, नवाज हैं, शादाब खुद हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बाबर ने कल उनको बैक किया और वही नायब कप्तान बन के जा रहे हैं। तो ये टीम हारी हुई जरूर है, लेकिन जिस एतमाद के साथ जारी है, और फिर इंडियन कंडीशंस हैं, हम ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाली कंडीशन नहीं कह सकते हैं कि हमारे बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। हमारे पास भी ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो मुजाहिमत कर सकती है। सही। अच्छा, दूसरी अब पाकिस्तान के बहुत लंबे चौड़े शायकीन के लिए तो वीज़ों का इजरा नहीं हो रहा था, तो एजाज़ एक तो ये बताइए कि जैसे एशिया कप में आप बड़ी भरपूर कवरेज में थे, आप जा रहे हैं इंडिया, और दूसरा ये है कि जो शायकीन हैं उनके एक कल हम देख रहे थे सिर्फ 250 लोग हैं जिनको इजाज़त दी जा रही है जाने की। देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जो आईसीसी ने पाकिस्तान से इस वर्ल्ड कप के लिए जिन जर्नलिस्टों को एक्रीडेशन अवार्ड किया है, उसमें बोल न्यूज की तरफ से मैं भी हूं, लेकिन हमें अभी तक इंडियन हाई कमीशन ने किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का पासपोर्ट नहीं रिसीव किया। अच्छा। वो कहते हैं कि हमें इजाजत मिलेगी, उसके बाद फिर हम आप लोगों के पासपोर्ट लेंगे और वीजों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो एक्रीडेटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए, उनके पासपोर्ट रिसीव नहीं हुए हैं। सुनने में यही आ रहा है कि कल ये पासपोर्ट कलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी आ रही है और फिर 2 दिन वीकेंड होगा।
तो क्योंकि जो स्केड्यूल है वो है 6 अक्टूबर का पहला पाकिस्तान का मैच। और जो फैंस की आपने बात की है, फैंस को जब 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो एक मैच में 250 पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर से जाने की इजाजत थी मैच देखने के लिए, वो भी वैलिड टिकट की बुनियाद के ऊपर। इस बार भी तादाद रिड्यूस की जा रही है और किसी भी इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसी पूरी दुनिया में अभी तक किसी पाकिस्तानी फैंस का पासपोर्ट वो कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जैसे ही हुकूमत कहेगी तो उसके बाद फिर हम पासपोर्ट की कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी जर्नलिस्टों के भी नहीं हुए और शायकीन क्रिकेट जो जाते हैं वो तो बेचारे बिल्कुल ही अभी जो है वो चीज़ों में रहे हुए हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आप हमें कर रहे थे। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो खैरियत से पहुंच जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान का वार्म अप मैच है। टीम को बैकअप बहरहाल पाकिस्तान करना है। परफॉर्मेंस बुरी थी एशिया कप में, लेकिन टीम वही है जो नंबर 1 पे पहुंची थी। आगे बढ़ेंगे और अब एक और बड़ा अहम मामला है और वो है पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन, उनको अब उनके वापस वतन भेजने का मामला है। और ये बताया जा रहा है कि 11 लाख जो गैर कानूनी रहायशी हैं इस वक्त बाशिंदे, उनमें बेशतर अफगान शहरी हैं। उनको वापस उनके वतन भेजने के लिए अब ये तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है। दहशतगर्दी की वारदातों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, स्मगलिंग जैसे जराइम में भी वो मुलव्वस रहे हैं। पाकिस्तान साल से अफगान बाशिंदों को उनके अफगान कैंप तक जो है वो महदूद भी रखे हुए था और उनको यहाँ पर पाला भी जा रहा था। लेकिन जैसे मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर भी वो दाखिल हुए, बहुत से माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए कि उनके पासपोर्ट्स तक भी पाकिस्तानी बने, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का भी बायस बने। हम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिनहाज साहब, दिफाई तज़किर है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर साथ दिया हमेशा अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ के लिए, उनमें बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान सब लोग शामिल थे। लेकिन अब जो ये फ़ैसला किया जा रहा है कि वापस भेजा जाए, ये फ़ैसला ख़ासा एक मुश्किल होगा पाकिस्तान में और इसके रजिस्टर्स भी हम अक्सर औकात देखते रहते हैं। कितना ज़रूरी है कि ये इस पर अब अमल और तेज़ी के साथ होना शुरू किया जाए? जी थैंक यू मुदस्सिर साहब, आपने शो पे लिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उसकी एपेक्स कमेटी में डिसाइड हुआ था कि अब आपने अपनी माशी हालत जो है उसको बेहतर बनाना है। माशी हालत जो है उसको बेहतर होगी जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल कर सकेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर सकेंगे, डॉलर की जो स्मगलिंग है उसको रोक सकेंगे, स्मगलिंग इटसेल्फ को रोक सकेंगे, माफिया को रोकेंगे और इस पे स्पेशली जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, उनको यहाँ से जब उनको रिपाट्रिएट करेंगे अपने मुल्कों के अंदर। तकरीबन 4 मिलियन के करीब इस वक्त हैं यहाँ पर अफगान महाजरीन। उन 4 मिलियन में से सिर्फ 1.3 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसमें दूसरे मुल्कों के भी, बर्मा, बांग्लादेश, इस तरह के भी लोग हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड है, बाकी सारे गैर कानूनी तौर पे हैं। ये गैर कानूनी लोग जो हैं आपकी इकोनॉमी पे बोझ हैं और चूंकि वो कहीं पे लग के जॉब नहीं कर सकते अपनी उसके गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम होने से, तो वो फिर जहाँ पे मिनिमल जॉब्स के साथ साथ आपके लॉ एंड ऑर्डर, स्नैचिंग और ये स्ट्रीट क्राइम से भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने SIFC ने ये फैसला किया कि इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और स्पेशली जो अफगानिस्तान जिस तरह से बिहेव कर रहा है इस वक्त, उसकी बुरी गवर्नमेंट जो है वो आपके आई डोंट नो किस मिशन के ऊपर है कि वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अपने इलाकों के अंदर जो TTP के एलिमेंट्स हैं उनको छेड़ भी नहीं रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नंबर ऑफ टाइम्स जो है टेररिज्म के अटैक हो चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि इट इज राइट टाइम उस पर रेंजर्स, उसमें पुलिस और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें FIA बिलखसूस शामिल हैं, वो सब मिलकर ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस अपने मुल्कों में धकेलेंगे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बोझ हल्का हो और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव की जा सके। तो एक इंतहाई अहम कदम है और इंशाल्लाह ताला इस तरह से करने से आपके जो डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे इन्वेस्टर्स, उनका एतमाद भी बहाल होगा। तो कोई एक चीज शुरुआत करने के लिए आपने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और ट्रस्ट उस वक्त होता है जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। तो आपने बिल्कुल ठीक है, अब ये कहना तो बहुत आसान है कि हमने इनको वापस धकेलना है, क्योंकि ये अफगान माजरीन अपने कैंपों से निकल कर जो सेटल्ड एरियाज में आ चुके हैं और वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज तो खरीद चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। जो आप यहाँ से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत चीजें जाती थी वो अंडर इनवॉइसिंग के जरिए अपने तोरखम बॉर्डर से क्रॉस करके वापस उन्हीं चीजों को इधर स्मगल किया करते, तो पैसा खासा उनके पास है। तो पाकिस्तानी उन्होंने जो अपने शनाख्ती कार्ड ही बना रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई
मायूब है और उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नो पॉलिटिकल पार्टीज के थे कि वो इनको एज अपना वोट बैंक के तौर पे देखा करते थे। अब इनको धकेलना खासा मुश्किल होगा और मैं समझता हूँ कि आपको जिले लेवल के ऊपर, प्रोविंस और फेडरल तो हो गई होगा, जिले लेवल के ऊपर आपको एक्शन कमेटीज बनानी पड़ेंगी जिसमें कि आपके सिविल सोसाइटी, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, FIA तमाम मिलकर काम करेंगे, ऐसे लोगों की निशानदेही करेंगे, ओनली देन को पीछे धकेला जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस भी आएगी और किसी हद तक मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी शायद क्रिएट हो और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। बगीर साहब ये तो एक वो हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, गैर कानूनी वो लोग हैं, तकरीबन 1 मिलियन प्लस का है, लेकिन पाकिस्तान में तो 40 लाख से ज़्यादा वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं, जो यहाँ रिफ्यूजीज़ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वो रह रहे हैं। तो अब तो ये भी है कि पाकिस्तान में इतना मुश्किल वक्त है, हम KPK में, बलूचिस्तान में, दोनों सूबों में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ, अब उनका भी वापस जाना, अब आखिरकार वहाँ हुकूमत भी बन गई है, वहाँ तो वो बताया जाता है कि जनाब उनका तो उनके बाद डॉलर की कीमत बेहतर है, पेट्रोल की, अगर वो वहाँ इतनी खुशहाली हो गई है तो फिर तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनको भी वापस भिजवाया जाए जो यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के इलाकों के लिए बहरहाल बोझ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दे ली है, अब उनकी वापसी भी अगले मरहले में ज़रूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी कार्ड्स है और मेरे ख्याल है फेजेस में इनको भी वापस किया जाएगा। अब पिछले तकरीबन 80 से लेकर 79 से लेकर अब तक यहाँ पे और 40 साल से ऊपर कर्सा भी यहाँ पे हो चुका है, तो उन्होंने यहाँ शादियां भी की, इनके बच्चे यहाँ बड़े हो गए, तो अब वापस जाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा तो जरूर करेंगे, लेकिन इनको वापस भेजना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ये अपनी मुल्क की मैशियत को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो अपने मुल्क में जाके वहां पे कमाएं, वहां पे रहें, लेकिन पाकिस्तान चूंकि उनके एक सेफ हेवन के तौर पे देखते हैं और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से स्पेशली KPK के अंदर इनको जो है जिस तरह से मराद दी जाती है या उनको वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। तो इनको बिल्कुल वापस भेजना चाहिए और फेजेस में ये वापस जाएंगे। अभी इनकी जहां तक नफरत का, मैं तो नफरत का वर्ड यूज करूंगा। अब क्रिकेट मैच में देखें जिस तरह ये लोग बिहेव करते हैं, बजाय एहसान का बदला एहसान से देने तो के, ये जो है वो ज्यादा उल्टा पाकिस्तान पर जो है वो मामलात होते हैं। जो एहसान है वो तो चलें बहुत दूर की बात, और नफरत का एलिमेंट ज्यादा होता है। वक्त की भी कमी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। आप मौजूद थे प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।